welcome to my channel Student Tutorial. I am Shabnam Khan. Today's topic is birth control measure. ठीक है, लास्ट का जो हमारा डिस्कशन हो रहा था इस टॉपिक को हम लोग ने उस डिस्कशन में भी देखा था। हम जो इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का क्या नाम है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर में हम लोग ने बहुत सी चीज़ें, बहुत सी नई नई चीज़ों को देखा, बहुत सी इंफॉर्मेशन गेन किए कि इस चैप्टर में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। एक क्विक रिवीजन करते हैं। हम लोगों ने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होते हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या स्मॉल एनिमल्स और प्लांट जो होते हैं एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। वेरिएशन का हम लोगों ने देखा कि क्या वो ब्लू कॉपीज होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के। उसके बाद हम लोग ने बहुत से नए नए टिश्यू कल्चर्स जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन को आगे बढ़ाता है, उसमें देखें कि हम लोग किस तरह की नई नई वेराइटी को ग्रोथ में ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पढ़े कि कौन से ऑर्गन्स टेस्टिस या कहाँ से ओवम रिलीज होता है। इसमें भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, किस तरह से बेबी प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है और किस तरह से बेबी पुश होता है और वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो होती हैं, कुछ ऐसी डिसीज़ होती है ह्यूमन बीइंग में बहुत ज़्यादा पेनफुल डिसीज़ होती हैं, जिनको हो जाती हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और कुछ डिसीज़ तो क्यूरेबल है, चलो उसका तो ट्रीटमेंट है, बट कुछ ऐसे डिसीज़ हैं जिनका ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये डिसीज़ भी ट्रांसमिटेड ना हो, उससे भी किस तरह से बचा जा सकता है, किस तरह से प्रिवेंशन पाया जा सकता है। उसके बाद हम आ गए पॉपुलेशन कंट्रोल में कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम अराइजेस हो रहे हैं नाउ और डेज, या फिर आफ्टर कुछ टाइम के बाद कैसे कैसे प्रॉब्लम आ सकती है। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल में हम लोगों ने 4 मेथड्स हमें पढ़ने हैं, जिसमें से हम लोग ने लास्ट के लेक्चर में 2 मेथड्स पढ़ चुके हैं। नेचुरल मेथड्स पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने देखा था क्विक विड्रॉल होना चाहिए, और क्विक विड्रॉल हो जाने से भी प्रिवेंशन हो सकता है बर्थ कंट्रोल में। सेकेंड हम लोगों ने देखा था कि सेफ पीरियड्स, यानी मेंस्ट्रुएशन से 1 वीक पहले का और मेंस्ट्रुएशन के 1 वीक आफ्टर के जो टाइम होते हैं दैट इज़ अ सेफ पीरियड, जहाँ पे इजैकुलेशन जो होता है वो सेफली हो जाता है और उसमें चांसेस फर्टिलाइजेशन के बहुत ही रेयर होते हैं, तो इसलिए इनको सेफ पीरियड माना जाता है। उसके बाद हम लोग आ गए थे सेकेंड जो था केमिकली हम किस तरह से बर्थ कंट्रोल का प्रिवेंशन कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि कुछ पेस्ट और क्रीम होते हैं जिसको वेजाइना के पार्ट्स में लगा देने से स्पर्म की एंट्री जो होती है वो जब होती है तो वो उससे किल हो जाते हैं। ठीक है, उसका जो भी इफेक्ट होता है केमिकल, उससे वो किल हो जाते हैं, जिससे उनका ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कुछ पिल्स, आई पिल्स, माला डी, सहेली, ये कुछ ऐसे मेडिसिन है जिनको प्रिस्क्राइब किया जाता है फीमेल के लिए। ठीक है, वो फीमेल इस मेडिसिन को खाती हैं और ओरल ये मेडिसिन है जिससे उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है प्यूबर्टी के लिए, हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है एवोल्यूशन के लिए, और हार्मोन से ही मतलब फर्टिलाइजेशन और ये सारे प्रोसेस जो होते हैं कहीं ना कहीं हार्मोन्स बेस ही होते हैं। तो जब हार्मोन्स के ही अंदर चेंजेस आ जाएंगे, यानी जब जिसको निकलना है या जब जिसका जो वर्क है वही नहीं होगा, जिसकी जो इफेक्टिविटी है उसी को कम कर दिया जाएगा, जिसकी जो क्वांटिटी में निकलेगा उसको ही रिड्यूस कर दिया जाएगा, तो ये सब ये मेडिसिन के थ्रू होता है। जो मेडिसिन हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर देती है, ओवरी से ओवम का ओवुलेशन जो होता है यानी ओवरी से ओवम का निकलना जो होता है उसका टाइम चेंज कर देती हैं, उनको निकलने नहीं देती हैं। तो जब ओवम ही ओवरी से नहीं निकलेगा तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस ही नहीं बनेंगे। तो ये कुछ ऐसे आईपीएस और मेडिसिन है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कंसल्ट जिस तरह से प्रिवेंशन हो सके या फिर बर्थ कंट्रोल का काम हो सके। बट ये कुछ ऐसे हैं जो लोगों में वुमेन में या फीमेल में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, कुछ डिसीज़, क्योंकि ये सब क्या होते हैं आप अंदर अपनी बॉडी के ले रहे हो तो ये आपको कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद आपको प्रॉब्लम करने लगती हैं। तो
ये सब भी आते हैं केमिकल मेथड्स में, ठीक है। उसके बाद आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ अ मैकेनिकल एंड सर्जिकल मेजर। ये भी बर्थ कंट्रोल में बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। तो लेट्स बिगिन द न्यू टॉपिक, न्यू डिस्कशन। तो बर्थ कंट्रोल मेजरमेंट हर्ट जो है मैकेनिकल मेथड्स, पहले हम उसको जान लेते हैं होता क्या है, ठीक है। There are a number of physical structures which prevent reaching of sperm to ovum and prevent fertilization and pregnancy। देखो फर्स्ट हमें फर्टिलाइजेशन को ही तो यहाँ पे प्रिवेंट करना है, किसी भी तरह से, किसी भी तरह के फिजिकल स्ट्रक्चर को लेके, किसी तरह के पिल्स को लेके, किसी भी तरह के सर्जिकल मेथड्स को लेके हमें स्पर्म की एंट्री या हमें स्पर्म को ओवम तक पहुँचना है या उसकी फर्टिलाइजेशन को ही रोकना है। मेन यही है बर्थ कंट्रोल मेजर का मकसद या फिर मोटो, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है मैकेनिकल मेथड जो है इसमें कुछ स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर को यूज़ करके स्पर्म की एंट्री को या स्पर्म ओवम तक पहुँच सके या उनका फर्टिलाइजेशन हो सके, इन सब के प्रोसेस को हमें रोकना है, ठीक है। तो अब मैकेनिकल मेथड्स में हम देखते हैं, फर्स्ट है कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स तो काफ़ी उनके एड्स भी आते हैं टीवी में, लोगों ने देखा भी होगा। तो ये जो होता है दीज आर अ रबर और प्लास्टिक शीट which are put on the penis before copulation. These prevent pregnancy by preventing this deposition of sperm in the vagina. These also prevent the spreading of STDs। यानी कुछ रबर और प्लास्टिक के ऐसे फिजिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके ऊपर इसको एज अ शीट मतलब कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे जब वो इजैकुलेशन कर सके तो जो भी सीमेन निकल रहा है उसका डिपोजिशन जो है उस रबर के और प्लास्टिक के शीट में ही हो, और जिससे स्पर्म जो है फीमेल पार्ट में एंट्री ना कर सके और बर्थ कंट्रोल हो सके। इसके यूज़ करने से एसटीडी का जो डिसीज़ है उसको भी कहीं ना कहीं तक रोका जा सकता है। एसटीडीज क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स और जेनेटिक वॉर्ड्स, ये सब क्या है, जेनाइटल वॉर्ड्स, ये सारी सब चीज़ें क्या है, एसटीडीज हैं जिनको हम प्रिवेंशन कर सकते हैं स्प्रेड होने से, फैलने से। क्योंकि किसी भी पर्सन को है तो अगर दूसरे का उसके साथ मैटिंग हो रहा है, किसी तरह का सेक्सुअल एक्टिविटी हो रहा है, तो इसको स्प्रेड करने से बचाया जा सकता है। तो ये एक तरह की रबर और प्लास्टिक की शीट होती है जिसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। Now come to the second one. Diaphragm and cervical caps are fitted in vagina and check the entry of sperm in uterus। यानी डायफ्राम जो होता है एक इस तरह का डोम टाइप का स्ट्रक्चर होता है, या इसको सर्विकल कैप भी बोलते हैं। इसको वेजाइना के पार्ट में जो अगर हम फीमेल पार्ट की बात करें तो फीमेल पार्ट का हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये यूटेरस है, ये सर्विक्स है और ये वेजाइना है। तो यहाँ पे इसको पूरी तरह से अटैच कर दिया जाता है जिससे स्पर्म की एंट्री को यहाँ पे प्रिवेंट किया जा सके। तो क्या है, डायफ्राम और सर्विकल कैप्स जो होते हैं, सर्विकल कैप ये एक डोम टाइप का इस तरह का एक शीट, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको फीमेल के वेजाइना में फिट किया जाता है जिससे स्पर्म की एंट्री जो है वो ना हो सके, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड वन which is very important, IUDs, intrauterine devices। ये क्यों यूज होता है? like copper T and loops are fitted in uterus and prevent the fertilization of egg or implantation of the embryo। सब देखो अब ये क्या है, ये जो है यूटेरस है ना, अब यहाँ पे टी, कॉपर टी मतलब टी शेप का कॉपर का बना हुआ एक मेटल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो टी शेप का होता है, उसको फीमेल के यूटेरस में फिट कर दिया जाता है, ठीक है। लूप टाइप का भी होता है, इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो यूटेरस में फिट कर दिए जाते हैं। कुछ इस तरह के लूप लाइक भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरह का लूप लाइक भी स्ट्रक्चर जिसको यहाँ पे फिट कर दिया जाता है, या तो ये टी, कॉपर टी, ये इस टाइप के स्ट्रक्चर को फीमेल के यूटेरस में जो होता है वो फिट कर दिया जाता है जिससे फर्टिलाइजेशन भी रुक जाता है, यानी ओवम की एंट्री भी रुक जाती है, और कहीं ना कहीं अगर एम्ब्रियो जो बन गया है वो आ भी रहा है तो वो भी उसमें फिट अपना
यहाँ पे अटैच नहीं हो पाता है, तो किसी ना किसी तरह से यहाँ पे जो बर्थ की बात हो रही है कंट्रोल की, वो यहाँ पे रोका जा सकता है। तो देखो कॉपर टी जो है उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। देखो कॉपर टी का क्या ड्रॉबैक्स है, कॉपर टी यानी ये कॉपर का बना हुआ है, एक मेटल का बना हुआ है। जब स्पर्म इसमें यहाँ पे एंट्री करता है तो ये क्या रिलीज करता है, कॉपर रिलीज करता है। कॉपर रिलीज करने से जो स्पर्म की मोर्टेलिटी है यानी जो उसका एक्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, जिससे स्पर्म जो होता है मरने लगते हैं, किल हो जाते हैं और ऊपर तक रीच नहीं कर पाते हैं। तो जो मर गए उनको तो क्या हो जाएगा, WBC बॉडी की खा लेगी। तो कॉपर टी कॉपर रिलीज करती है व्हेन द स्पर्म जब इजैकुलेशन होता है तो स्पर्म जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो कॉपर रिलीज करती है, जिससे स्पर्म जो होते हैं उनकी मोर्टेलिटी कम होने लगती है और वो किल हो जाते हैं और ऊपर तक यानी फॉलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो इससे फर्टिलाइजेशन जो होता है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है। अब इसमें ड्रॉबैक्स क्या है, एक तो बहुत से लोगों में ये सूट नहीं कर पाता है, क्योंकि हर फीमेल का बॉडी स्ट्रक्चर या फिर फिजिकली जो उनकी बॉडी है वो बहुत अलग होती है एक दूसरे से। तो क्या होता है कि एक तो बहुत से लोगों को सूट नहीं करता है, दूसरा जो होता है इरिटेशन भी होती है जब लोग इसको यूज़ करते हैं। तो थर्ड जो होता है कि ये जो होता है इन्फेक्शन को कॉज कर देता है बहुत से लोगों में हेमोरेज कर देता है। हेमोरेज मतलब कि ब्लीडिंग जो होता है वो अंदर ही अंदर ब्लीडिंग इनसाइड द बॉडी ही होने लगती है, वो बाहर नहीं निकल पाती। तो ब्लीडिंग क्या है, एक तरह से आपके बॉडी का जो गंदा कुछ पार्ट है वो निकल रहा है ब्लीडिंग के थ्रू। तो क्या होता है कि जब बॉडी का ब्लड बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो बॉडी के अंदर ही ब्लीडिंग हो रही है, तो डेट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, है ना। तो ये चीज़ कुछ लोगों में पाया गया है, जिससे मतलब प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं ये भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं जो लोगों में हेमोरेज या फिर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कर दे रहा है, इरिटेशन कर दे रहा है। तो ये सारे ड्रॉबैक्स है, कह सकते हैं। किसके ड्रॉबैक्स है, कॉपर टी के। कॉपर टी क्या है, IUDS है, एक डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं। लूप है, दिस इज कॉल्ड लूप, ये एक लूप है, ये भी एक IUDS डिवाइस की तरह यूज़ किया जाता है। और ये एक टीथ शेप का स्ट्रक्चर है जो कॉपर का बना होता है। इन दोनों को ही यूटेरस में फिट कर दिया जाता है, जिससे स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट किया जा सकते। बट कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स इनके भी हैं। इनके ड्रॉबैक्स ये हैं कि कुछ फीमेल्स में इरिटेशन के प्रॉब्लम होने लगती है, कुछ फीमेल में इन्फेक्शन के चांसेस होने लगती है, किसी में हेमोरेज होने लगती है। तो ये सारी प्रॉब्लम से पूरी तरह से लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम है। और किस तरह से ये प्रिवेंशन को रोकता है ये मैंने बताया, ये कॉपर रिलीज करता है, जिससे स्पर्म की मोर्टेलिटी जो होती है वो डिक्रीज होने लगती है और स्पर्म जो है ऊपर की तरफ नहीं जा पाता है, किल हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, मैकेनिकल मैथड, जिसमें हम लोगों ने कॉन्डोम के बारे में देखा, डायफ्राम एंड सर्विकल कैप देखा, वो इस तरह के डोम शेप होते हैं, इनको हम वेजाइना में फिट करते हैं। ठीक है, उसके बाद IUDS देखा, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस देखा, जिसमें कॉपर टी एंड लूप्स है जिसको फिट करते हैं हम यूटेरस में, जिससे प्रिवेंट करते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ एग और इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। कुछ ड्रॉबैक्स है जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया। अब हम लेके पढ़ेंगे एक नेक्स्ट टाइप ऑफ बर्थ कंट्रोल मेजर को, जो है सर्जिकल मेथड्स। ओके, अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं 4 टाइप्स ऑफ मेजर, बर्थ कंट्रोल मेजर को, जिसको हम कहेंगे सर्जिकल मेथड्स। ठीक है, ये जो होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर भी है। कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब होता है कि बर्थ को प्रिवेंट करना, बर्थ को वहाँ पे ना होने देना। तो इसको बर्थ कंट्रोल मेजर को हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर भी कह सकते हैं। तो हो सकता है कि क्वेश्चन इससे भी आए कि व्हाट इज कंट्रासेप्टिव मेजर, तो वो हम यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो 4th वन है सर्जिकल मेथड्स। दीज आर परमानेंट मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन, यानी अभी तक हम लोगों ने जो स्टडी किया था
दीज आर नॉट अ परमानेंट। वो सारे जो थे वो टेम्पररी मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल थे, जिनको हम यूज़ करें या ना करें दैट इज़ आवर चॉइस, बट वो थे टेम्पररी। यहाँ पे जो सर्जिकल मेथड्स है वो पूरी तरह से जो है परमानेंट टाइप ऑफ मेथड्स होंगे, जिसको यूज़ करने से स्टेरिलिटी जो होती है, जैसे एक फर्टिलिटी होती है, यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन आ जाएगा, यानी वो पर्सन जो है जो इस मेथड्स को, सर्जिकल मेथड्स को यूज़ करेगा, वो बर्थ देने में जो होता है वो नहीं हो जाए, मतलब बर्थ नहीं दे सकता है बच्चे के लिए अगर उसने सर्जिकल मेथड्स को यूज़ कर लिया है तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये है स्टेरिलाइजेशन टाइप ऑफ मेथड, जिसमें उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसको ही सर्जिकली रिमूव कर देने से वो फर्टिलिटी जो उनके अंदर है, बर्थ देने की जो एबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगी, और वो पर्सन या वो मेल या फीमेल जो है वो अब बर्थ बच्चों को देने के लिए नहीं हो पाएगा। उसकी बॉडी में वो जो भी पार्ट्स हैं वो सर्जिकली रिमूव कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। चलो, कैस्ट्रेशन जो होता है विच इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ टेस्टिस इन द मेल, ये कैस्ट्रेशन जो होता है वो एनिमल में भी किया जाता है, बट मेल में जो है टेस्टिस को ही रिमूव कर दिया जाता है। टेस्टिस हमें पता है, हम लोगों ने इतने अच्छे से पढ़ा हुआ तो हमें पता है कि टेस्टिस में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो मेल का जो टेस्टिस होता है उसी को रिमूव करने को हम क्या बोलते हैं, कैस्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैस्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैस्ट्रेशन एनिमल्स में भी किए जाते हैं, तो ये एक सर्जिकल मेथड्स हुआ जिसको रिमूव किया जा सकता है, और ये सर्जिकल मेथड्स किस में है, अप्लाई मेल में, ठीक है, ओके। तो सेकेंड है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी मतलब वासा डिफरेंशिया, जो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उसको रिमूव करना। हमें पता है कि जो टेस्टिस होता है वो उससे एपिडाइडेमिक से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है वही है वासा डिफरेंशिया, ठीक है। वासा डिफरेंशिया को ही रिमूव कर देना या वहाँ पे कट करके उसको रिमूव कर देना ही कहलाता है वैसेक्टोमी। क्या कहलाता है, वैसेक्टोमी। अब ये जो है वैसेक्टोमी यानी वासा डिफरेंशिया को कट कर देना, उनको इस तरह से कट करके यहाँ पे इस तरह से बैंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब स्पर्म यहाँ से मूव करता है तो उसको, अब ये यहाँ पे कट हो गया तो ये अब ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा, ठीक है। अब ये जो सर्जिकल मेथड्स में क्या होता है कि अगर कभी ज़रूरत हो तो इस वासा डिफरेंशिया का जो कट है उसको जोड़ा भी जा सकता है, इसको ज्वाइंट भी किया जा सकता है, बट अगर टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाए तो उसको नहीं हम लगा सकते। बट अगर वासा डिफरेंशिया को सर्जिकली मेथड से यहाँ पे कट करके उनको एक दूसरे से रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, जिससे स्पर्म की एंट्री आगे नहीं हो पाएगी, अगर कभी ज़रूरत हो तो इनको ज्वाइंट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो वैसेक्टोमी क्या है, रिमूवल ऑफ कट, इट इज़ अ कटिंग ऑफ वासा डिफरेंशिया ऑफ मेल, यानी मेल के वासा डिफरेंशिया को कट करने से स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं, उससे स्पर्म जो है ऊपर की तरफ मूव नहीं कर सकता है, बट अगर ज़रूरत पड़े तो इनको फिर जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। ओवरिक्टोमी, ओवरिक्टोमिक मतलब इट इज़ अ सर्जिकल मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ ओवरीज, यानी जो फीमेल में ओवरीज होती हैं जहाँ से ओवम निकलता है उसको ही रिमूव कर देना। यानी ये जो ओवरी है, ये जो ओवरी है, ठीक है, ये फीमेल पार्ट्स में बना रही हूँ, जहाँ से ओवम निकलता है फैलोपियन ट्यूब में जाता है, इस ओवरी को ही रिमूव कर दिया जाए, इसको हम बोलेंगे ओविक्टोमी। तो कैस्ट्रेशन मतलब मेल के टेस्टिस को रिमूव कर देना, वैसेक्टोमी मतलब वासा डिफरेंशिया को कट कर देना, रिमूव नहीं करना, कट कर देना, जिससे भी ज़रूरत कभी हो तो उसको ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ओविक्टोमी मतलब ओवरी का फुल्ली रिमूवल। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, परमानेंट मेथड्स हो गए, ठीक है। उसके बाद ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी मीन्स इन्वॉल्व कटिंग ऑफ फ्लैपियन ट्यूब, यानी ये जो फ्लैपियन ट्यूब है, ये जो फीमेल का फ्लैपियन ट्यूब है उसको यहाँ से कट किया जाए, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का साइड क्या है, यही है, ठीक है। यहाँ से इसको कट कर दिया जाए, दोनों साइड का जो फ्लैपियन ट्यूब है उनको कट कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, ओवम की एंट्री नहीं यहाँ तक आ पाएगी, और फर्टिलाइजेशन का साइड भी यही होता है, तो यहाँ पे फ्लैपियन ट्यूब को
कट कर देना इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। क्या है, ये सब टर्म्स है, नए नए टर्म्स अभी आपको आ रहे होंगे, तो ये टर्म्स जो होते हैं इससे ही रिलेटेड है। देखो, कैस्ट्रेशन यानी टेस्टिस का ही रिमूवल, वैसेक्टोमी मतलब वैसा डिफरेंशिया का रिमूवल, ओवरीक्टोमी से ओवरी से ही समझ जाओगे कि ओवरीक्टोमी मतलब ओवरी का रिमूवल, वैसेक्टोमी मतलब कटिंग ऑफ वास डिफरेंशिया, तो वासेक्टोमी मतलब वासा डिफरेंशिया को कट कर देना। ट्यूबेक्टोमी मतलब ट्यूब क्या है, फ्लोपियन ट्यूब है, तो उसको कट कर देना, तो कटिंग ऑफ फ्लोपियन ट्यूब इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। तो देखो यहाँ पे वासा डिफरेंशिया को हम कट कर दे रहे हैं, जब जरूरत होगा तो उसको ज्वाइंट भी कर सकते हैं, मैंने ये बात बोली ना। बट अगर फीमेल में ट्यूबेक्टोमी हो रहा है यानी फ्लोपियन ट्यूब को हम कट कर रहे हैं, अगर हम इसको चाहे जोड़ना तो ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो ये क्या है, रिमूवल तो पूरी तरह से रिमूव हो गया, कटिंग में वासा डिफरेंशिया तो ऐड हो सकता है बट फ्लोपियन ट्यूब को ऐड नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वन है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी अबॉर्शन। अबॉर्शन जो होता है वो एक तरह से किया जाता है अगर बच्चे में कोई डिफेक्ट हो गया है, बच्चे का फुल्ली डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो अबॉर्शन एक परमानेंट रिमूवल होता है बच्चे का, माँ के वोम से निकल जाता है, ठीक है। ये बहुत से स्टेजेस में होते हैं, जैसे कि बच्चा पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ, कि कुछ डिफेक्टिव चीज़ें निकल के आ रही हैं, और तो पता चलता है कि बच्चा अभी पूरी तरह से ग्रोथ नहीं कर पा रहा, जितना उसके स्टेजेस है उतनी कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसको अबॉर्ट किया जाता है, उसको अबॉर्शन के जरिए बॉडी से बाहर निकाला जाता है। बट कहीं ना कहीं इसको मिसयूज़ भी लोग करते हैं, जिससे कि फीमेल अगर बेबी बॉडी में है तो उनको अबॉर्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो फीमेल है, तो इस तरह के भी मिसयूजेस होते हैं। तो ये सब जो होता है ट्रीटमेंट है सर्जिकल मेथड से, जो एक तरह से परमानेंट ट्रीटमेंट है, इस सब को यूज़ करने से भी बर्थ कंट्रोल का किया जा सकता है। बट ये कुछ परमानेंटली टाइप ऑफ मेथड्स हैं, तो इनको करने से फिर वो चीज़ फिर से ऐड नहीं हो पाएगी उनकी बॉडी में, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोग ने क्या देखा है इस चैप्टर में, देखा है जो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब बर्थ कंट्रोल करने के फ़ायदे क्या हो गए कि पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और इस तरह से अपनी जो नेशनल लेवल के उस पर भी हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी फैमिली लेवल पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो बर्थ कंट्रोल से बहुत से ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। तो ये जो चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस अब यहाँ पे एंड होता है। इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सी नई चीज़ें पढ़ी, बहुत से नए नए इन्फॉर्मेशन भी गेन किए, बहुत से अवेयरनेस के टॉपिक भी हम लोगों ने देखे। तो आई होप ये चैप्टर पूरी तरह से आपको समझ में आया हो। अगर कुछ डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चंस अराइज हो रहे हो माइंड में, तो प्लीज़ हमें इनबॉक्स करें। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसको भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आई होप आज का टॉपिक समझ में आ गया हो। अब इसके बाद हम मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक, एक नए सब्जेक्ट और नए चैप्टर के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें हमारे वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।